हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 2 करेंगे। आपका ग्रेडियंट जेई एंड नीट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 2 करेंगे, जिसमें कूलॉम्स नियम का जो पिछले में हम लोग बहुत बड़ा एग्जाम्पल किए थे, आज कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को यह लग रहा होगा कि ऐसे पढ़ाई में जेई एंड नीट क्लियर थोड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन उन लोगों को हम बता देंगे कि जो बेसिक होता है जेई एंड नीट के लिए, बेसिक चीज़ यही सब होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत से एडवांस पढ़ लेते हैं, परंतु हम लोग को बेसिक नहीं आता है, जिससे एग्जाम में हम लोग को बेसिक न आने के कारण बहुत से नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। जैसे कि इस बार मेरे साथ भी यही हुआ था। एडवांस पढ़ लिए थे पर बेसिक नहीं क्लियर था, जिसके कारण मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए जेई एंड नीट जैसे एग्जाम के लिए बेसिक आना चाहिए बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद एडवांस के लिए बढ़ना चाहिए। तो आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का लेक्चर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके थे, कुछ एग्जाम्पल किए थे, और आज हम लोग और कुछ ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे, यानी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे आज हम लोग। तो ये क्वेश्चन है अगला कि यहाँ पर एक स्मॉल क्यू है, यहाँ पर भी स्मॉल क्यू है, और यहाँ पर क्यू चार्ज का ये सेटअप है, और ये जो वर्ग है इसकी भुजा की लंबाई a मीटर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द एनी क्यू इज 0। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ये दो इस ग्रेटर क्यू यानी क्यू आवेश के चार्ज हैं, और यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज के आवेश है, और इसकी जो भुजा की लंबाई a है। तो हम लोग पर क्यू का मान ऐसा बताना है ताकि इस वाले या इस वाले क्यू पर जो फोर्स लग रहा है वो 0 हो। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग को इस पे फोर्स निकालना है, और कहा है कि फोर्स 0 हो। तो हम लोग देखते हैं तीनों के कारण इस पे फोर्स कितना होगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग देखेंगे कि इस पे इन तीनों के कारण फोर्स कितना आ रहा है, और उसके बराबर 0 कर देंगे, और हम लोग को क्यू का मान मिल जाएगा। तो मान लीजिए अब यहाँ देखिए दोनों पॉजिटिव है, दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो मान लीजिए इसके कारण जो फोर्स F1 है, इसके कारण भी फोर्स F1 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दूरी भी सेम है, इसलिए फोर्स भी सेम होगा। और इसके कारण इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, मान लीजिए फोर्स F2 है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन इसलिए इधर लिया गया है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, और अगर रिपल्सन फोर्स है, सॉरी यहाँ पे रिपल्सन फोर्स है। अगर अट्रैक्शन फोर्स होता तो डायरेक्शन इधर का होता, यानी कि ये अपनी ओर खींचता। ये जो फोर्स है रिपल्सन फोर्स होगा, क्योंकि दोनों का आवेश सेम है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए नेट फोर्स क्या होगा,
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, F1 का नेट फोर्स निकाल लेंगे। F नेट ऑफ F1 का जो होगा वो अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर। ये जो सूत्र हम लोग उपयोग कर रहे हैं इसको हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्लस के 2F1 गुणे F1 गुणे कास, यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का 90 डिग्री है, कास 90 डिग्री। तो ये कास 90 डिग्री जीरो होता है, इसलिए पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और इसको हम लोग सिंपली 2F1 अंडर रूट टाइम्स 2F1 लिख सकते हैं। और ये जो F2 है इसकी डायरेक्शन ये जो है यहाँ पर ये जो F1 वेक्टर है दोनों, इन दोनों का जो रिजल्टेंट भी होगा F नेट वो इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में होगा। तो अब यहाँ पे Q पे हम लोग को फोर्स जीरो करना है, यानी कि F नेट प्लस F2 का समेशन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर सब फोर्स इस पर इधर ही लग रहा है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही है और F2 भी इधर है। सो F2 वेक्टर प्लस F नेट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो F2 जो है ये हो गया F नेट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F नेट है। तो F2 का अगर मैग्नीट्यूड हम लोग लिखे F2 का ये जो है तो हो जाएगा K गुणे Q गुणे ये भी Q है बटे R स्क्वायर। अगर ये A है ये A है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये √2a होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकल सकता है। तो यहाँ पे √2a का होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे प्लस F नेट जो है यहाँ पे F1 अंडर रूट 2F1 है तो इसको कर देंगे अंडर रूट 2 गुणे के F1 का मान यहाँ से अगर लिखे हो जाएगा K Q1 Q2 बटे A स्क्वायर, भुजा की लंबाई A स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे इसको और हल करें तो ये के क्यों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे इस बार जीरो है तो कॉमन लेके इस बार भेजेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये बचेगा क्यों बटे के, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के √2 क्यू बटे a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से हम लोग के पास q का मान आ जाएगा माइनस के 2√2 क्यू, यानी कि अगर q का मान -2√2 क्यू होगा तो इस पे या इस पे जो फोर्स होगा वो जीरो के बराबर होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये सब जो चार्ज है क्यू है और ये जो भुजा की लंबाई है ए है। ये जो फिगर है ये एक हेक्सागन का है, 1 2 3 4 5 6 भुजा है यानी हेक्सागन है और सभी भुजा की लंबाई समान है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो सेंटर है उस पे एक चार्ज रख देंगे क्यू, बड़ा क्यू है उस पे हम लोग चार्ज रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है फाइंड द फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू
अनदर चार्जेस। ये जो बड़ा क्यू है इस पे जो अनदर चार्ज है उसके कारण क्या फोर्स लगेगी उसको बताना है। तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए बस थोड़ा से सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे तो इसका सोल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखिए, ये दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो है इसको इधर ढकेलेगा ये वाला, और ये वाला इसको इधर ढकेलेगा। यानी कि अगर क्यू का एफबीडी बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल क्यू, तो इस प्रकार होगा। ये जो है इसको इस प्रकार फोर्स एफ लगाएगा, ये भी ये जो है इसको इस प्रकार फोर्स लगाएगा इस ओर। ये वाला क्यू इसको इधर ढकेलेगा, ये वाला इसको क्यू। अब यहाँ देखिए कोण 180 डिग्री बन रहा है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। और ठीक इस प्रकार इन दोनों का देखेंगे, इनका, तो इधर भी फोर्स एफ होगा, इधर भी फोर्स एफ होगा, यानी ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इन दोनों का देखेंगे तो ये इधर एफ लगाएगा, और ये वाला इधर की ओर लगाएगा, ये वाला नीचे की ओर एफ लगाएगा। तो इन दोनों का भी जो रिजल्टेंट होगा वो भी 0 हो जाएगा। सो द फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आइए अब हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। तो अगला एग्जांपल है, एक क्यूब है, और ये जो है जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जो है वाई एक्सिस है, और हर कॉर्नर पे चार्ज क्यू 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 क्यू, यानी कि हर कॉर्नर पे जो चार्ज की मात्रा है वो क्यू है। 8 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस कॉर्नर पे 8, यानी कि 8 चार्ज है, क्यूब है, और इसकी जो भुजा की लंबाई है वो a है। तो हमको बताना है कि 8 चार्ज है, तो क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू रेस्ट 7 चार्जेस। यानी कि एक को छोड़कर बाकी जितने भी 7 चार्ज है उन 7 के कारण ये जो अगला चार्ज है उस पे कितना फोर्स लगेगा। तो आइए मान लीजिए हम लोग को इस पे फोर्स निकालना है, तो इस पे हम लोग फोर्स निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आइए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे डी डी ऑफ स्मॉल क्यू, तो यहाँ पे देखेंगे सभी
जो चार्ज की मात्रा है यानी कि नेचर है या सभी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा। तो इसका फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में, इसका फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में, और इसका फोर्स इस पे इसका इस डायरेक्शन में, और इसका इस डायरेक्शन में, और इसका हो जाएगा इसका ऊपर की ओर, इसका इधर, यानी कि सब 90 डिग्री पे फोर्स होंगे। अगर इसको 3D में देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री का ही होगा। तो इन तीनों के कारण 1 2 3 के कारण देखिए क्या होगा फोर्स। फिर इसके बाद फिर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ले लेंगे, फिर इसको ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्टेंस a है, ये भी a है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस √2a हो जाएगा। इसलिए आइए पहले ये निकालते हैं। मान लीजिए ये F1 है तो ये भी F1 होगा, ये भी F1 ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, ये तीनों डिस्टेंस सेम है, और चार्ज की जो क्वांटिटी यानी मात्रा है, चार्ज की परिमाण वो भी समान ही है। और इसको देखेंगे तो ये इस प्रकार दिखते हैं। 3 डायमेंशनल में इसको देखेंगे तो ये F1 एक हो गया, ये दूसरा F1 हो गया, एक तीसरा जो F1 होगा ये इस डायरेक्शन होगा, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और तीनों पर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दो का जो है परिमाण नेट निकाल लेंगे, जो नेट होगा इसी के डायरेक्शन में ही होगा। जैसे कि ये भी, जैसे अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा F नेट, और जो F नेट होगा वो जो तीसरा वेक्टर F1 है वो भी F नेट, और तीसरा वेक्टर मान लीजिए F1 है तो ये दोनों भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो आइए F नेट निकालते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, F नेट हो जाएगा F1 √2, क्योंकि इसके पहले ही F1 के जो इसकी नेट रिजल्टेंट है वो अभी पीछे निकाले थे। तो अब क्या होगा, F नेट ये होगा, एक F1 इस प्रकार है, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। तो अब हो जाएगा नेट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू ये जो तीनों फोर्स है उनके कारण F नेट क्या होगा, Q = हो जाएगा √F नेट का स्क्वायर प्लस के F1 का स्क्वायर प्लस के जो भी गुणा आएगा गुणे cos 90 डिग्री, यही दोनों यहाँ गुणा पे रहेंगे, और जो है ये यहाँ पर F नेट और ये जो F1 है दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये प्लेन में एक वेक्टर और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। तो यही कोड यहाँ पर लिया गया है, और ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे F नेट गुणे F1 नहीं लिखेंगे, आसानी से ये 0 हो जाएगा। तो ये जो होगा नेट फोर्स, इसको इग्नोर यानी 0 हो जाएगा। F नेट का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो देखिए ये आएगा, यानी कि 2F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर अंडर रूट बोले तो F1 √3, ये आया इन तीनों के कारण नेट फोर्स। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन अगर देखेंगे तो इस प्रकार होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका फोर्स होगा। तो इन तीनों के कारण फोर्स हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों के कारण फोर्स निकालेंगे, क्योंकि ये देखिए इस चार्ज के ये जो तीनों फोर्स चार्ज है वो आइडेंटिकल डिस्टेंस पे है, यानी कि √2 डिस्टेंस इसका भी है,
अंडर रूट 2 इसका भी है, अंडर रूट 2 इसका भी है। तो जैसे इसका किए थे ठीक इसी प्रकार इसका भी होगा। तो इसका जिसे ये किए थे ठीक उसी प्रकार होगा। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अब अनदर एफबीडी बनाएंगे हम लोग, एफबीडी ऑफ स्मॉल क्यू। इसके कारण इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान रहे ये तीनों आपस में 90 डिग्री के ही होंगे। मान लीजिए इसका नाम F2 है। जब इसका नाम F2 है तो एक F2 का जो नेट होगा F नेट हो जाएगा अंडर रूट 2 F2, जैसे ये वाला किए थे। फिर जो ये मान लीजिए इन दोनों का नेट आएगा इस डायरेक्शन में, तो ये भी दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो F नेट अनदर हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे ये निकाले थे तो ये भी यहाँ पे जो डिस्टेंस, हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 F2 ये भी हो जाएगा। यहाँ F1 अंडर रूट 3 है, यहाँ पे भी F2 अंडर रूट 3 आएगा, और बचा केवल ये। तो यहाँ पे अगर ये और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वाला डिस्टेंस है अंडर रूट 2a, और यहाँ पे ये डिस्टेंस है ये, और ये देखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये कर्ण है तो कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पे तो ये जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए कैपिटल R है, तो कैपिटल R हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से a² प्लस अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, यानी कि √3a हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे 2a² हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, और जब वर्गमूल ले लेंगे तो R का मान आ जाएगा, R = हो जाएगा अंडर रूट 3a। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, तो इसका फोर्स की डायरेक्शन इस पर होगी, तो F3 हो जाएगा K Q1 बटे R², यानी 3a का स्क्वायर। ये हो गया F3, और F1 का मान हो जाएगा K Q1 बटे F1, इन दोनों के बीच का था यानी a², और F2 का मान हो जाएगा K Q1 बटे √2a का होल स्क्वायर। देखिए 3 फोर्स आ गया। जब इसकी डायरेक्शन देखेंगे Q1 पर, तो ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लाइक दिस। ये हो गया, जैसे मान लीजिए अगर ये F1 का डायरेक्शन है, ये F2 का डायरेक्शन है, तो F3 का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि ये F3 वेक्टर ये है। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो F नेट इधर आएगा, F1 एंड F2 का F नेट ये हो गया। अब तीसरा वेक्टर F3 इधर है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे। तो पहले F नेट निकाल लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, अंडर रूट, यहाँ पे जो कोण है इन दोनों के बीच का 90 डिग्री है, यानी कि केवल जो रिजल्टेंट होगा F2 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस बाकी जो आएगा cos 90 डिग्री के कारण सब 0 हो जाएगा। F2 का मान ये रहा, F1 का मान ये रहा। सॉरी, ये जो यहाँ पे F1 नेट है, यहाँ पे F1 नेट होगा, ठीक है।
ये F1 F2 F3 का मान है, ये F2 मान लीजिए जो हम लोग निकाले हैं ये क्या है, ये F2 नेट है, ये F1 नेट है, यहाँ से निकाले हैं हम लोग, और ये F2 नेट है, और ये F1 नेट F2 नेट का भी नेट है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि ये रहा F1 नेट, ये रहा F2 नेट। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा F2 नेट का स्क्वायर, यानी ये 3F2 का स्क्वायर प्लस F1 नेट का स्क्वायर 2F1 का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। F1 का मान ये रहा, F2 का मान ये रहा। तो F नेट वेक्टर आ रहा है, मान लीजिए ये 3 है, तो इसका मान हो जाएगा, यहाँ पे देखिए F2 का स्क्वायर, यानी K, यहाँ में देखिए K Q1 Q2 बटे स्क्वायर, K Q1 Q2 बटे स्क्वायर कामन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कामन ले लेंगे। तो हाँ, मान लीजिए रख दे रहे हैं 3 गुणे F2 का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा K Q1 Q2 का होल स्क्वायर बटे 2A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे F1 का स्क्वायर, मतलब K Q1 Q2 का होल स्क्वायर बटे के एक स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ये है F3 नेट हो जाएगा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर K Q1 Q2 स्क्वायर K Q1 Q2 सब कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेंगे, तो K Q1 Q2 बटे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और ये बचेगा अंदर 3/4 प्लस के यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे ये कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से ये 4 आ जाएगा, ये भी कॉमन है, तो 3/4 इतना हो जाएगा, और प्लस ये वाला 2 है, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूट 4 दूना 8, 8 3 11/4, या K Q स्क्वायर 2A स्क्वायर अंडर रूट 11। ठीक है, ये रहा F3 नेट का, यानी ये है F3 नेट। और ये देखेंगे एक वेक्टर जो था F3 की डायरेक्शन इधर है, तो अब हो जाएगा फाइनली F3 नेट एंड F3 का रिजल्टेंट वो आएगा, मान लीजिए F नेट होगा अंडर रूट F3 का स्क्वायर प्लस F3 नेट का स्क्वायर। ये रहा F3 नेट, यहाँ पे रख देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, F3 का मान ये रहा F3, और F3 नेट का स्क्वायर ये रहा। यहाँ पे जो 90 डिग्री की वजह से 0 आएगा, तो बस आप यहाँ पे वैल्यू रख के अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम वेरीफाई कर लेंगे कितना आएगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, या एक और कंसेप्ट है उसके तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग का कूलॉम्स का नियम जो है उस पर अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है।
इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस जो वेक्टर आ रहा था उसका रिजल्टेंट निकाल कर हल करना था, और ज्यादा कठिन नहीं था, इजी था। एक कंसेप्ट है, उसको सीखते हैं हम लोग, जैसे कि इक्विलिब्रियम ऑफ टू सस्पेंडेड चार्ज। इसका मतलब मान लीजिए कि ये दो चार्ज है और इस प्रकार लटके हुए हैं, ठीक है। इसकी डोरी है उसकी लेंथ L है, और ये एंगल जो है थीटा है, और चार्ज क्यों है और इसकी मास m है, ये भी चार्ज क्यों और मास m है। तो इसमें अब देखना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। पहली बात, इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लग रहा है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो इस डोरी में टेंशन T लगेगा। अगर फिर इस प्रकार एक लाइन खींचकर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये जो रेखा है समांतर है। तो ये अगर T है तो ये T cos थीटा हो जाएगा, और इधर T sin थीटा होगा। और ये दोनों चार्ज विपरीत यानी सेम क्वांटिटी के हैं, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। मान लीजिए ये वाला जो Q है, इसको इस प्रकार Fe फोर्स लगा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसकी मास m है, तो इसको नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा। तो FBD अगर बनाए, FBD ऑफ Q, तो इधर देखिए Fe फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर T cos थीटा, नीचे की ओर mg फोर्स, और इस डायरेक्शन में T sin थीटा, यानी कि T cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है और T sin थीटा Fe को बैलेंस कर रहा है। तो हम लोग अगर इक्विलिब्रियम लिखें, फॉर इक्विलिब्रियम तो F इज इक्वल टू हो जाएगा T sin थीटा, और mg बराबर हो जाएगा T cos थीटा। तो इसमें अगर आपको T का मान निकालना होगा वो भी निकल जाएगा, बाकी जो चीज निकलना होगा वो भी निकल जाएगा। मान लीजिए इन दोनों के बीच जो इस समय डिस्टेंस है वो x है, तो अगर हम इन दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो देखिए क्या होगा, Fe बटे के mg, अगर इसको बटे करेंगे तो T से T कट जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा tan थीटा। एक रिलेशन ये आ गया, यानी कि tan थीटा बराबर Fe अपन के mg हो जाएगा, और Fe का जो मान होगा, Fe बराबर k q1 q2 बटे बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर हो जाएगा। अगर x का मान निकालना होगा तो एक कंडीशन आता है, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे से अगर साइन थीटा का मान लिखना होगा तो ये देखिए, ये लेंथ L है, और ये अगर x है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा x/2 होगा। तो यहाँ से ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है,
ये ट्रायंगल है। फॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर यक्स बाई 2 बटे के एल, यानी कि यक्स बटे 2l हो जाएगा। और साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। जब थीटा बहुत स्मॉल हो तो उस कंडीशन में साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे यक्स बटे 2l इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा एफ ई बटे के एम जी, और एफ ई का मान ये है के Q1 Q2 यानी के क्यू स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू के एम जी। यहाँ पे एफ ई का मान रख देंगे तो ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर इंटू के 2l बटे के एम जी, या यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2l के क्यू स्क्वायर बटे एम जी के 1/क्यू। यहाँ से अगर घनमूल ले लेंगे तो यक्स का मान ये आ जाएगा। तो अगर इस कंसेप्ट पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप क्या करेंगे, यक्स और टी का मान निकालेंगे। टी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली दोनों पक्षों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए टी स्क्वायर, मतलब इसको आइए बता दे रहे हैं। तो मान लीजिए टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ ई का स्क्वायर टी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी का होल स्क्वायर। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। आप यहाँ फिगर से भी नोटिस कर सकते हैं कि जो टी है यहाँ पे देखिए एम जी और एफ ई का रिजल्टेंट ही तो है, एम जी ये रहा एफ ई रहा, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट लेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। और ये जो है फोर्स, ये टेंशन को बैलेंस कर रहा है, वही है। तो आइए अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली परिभाषित किया जाता है कि मतलब जैसे अगर कोई चार्ज रखा है तो उसके चारों तरफ हुआ एरिया, जहाँ पे अगर किसी अनदर चार्ज को लाते हैं तो जो अनदर चार्ज आता है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी कि उस पर एक फोर्स लगता है। वह रीजन जहां पर किसी अनदर चार्ज को लाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, या जो अनदर चार्ज है अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो सारा रीजन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसके लिए हम लोग को एक टेस्ट चार्ज चाहिए होता है। उस टेस्ट चार्ज को हम लोग किसी अनदर जो चार्ज रहता है उसके पास ले जाते हैं और देखते हैं कि अगर फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, अगर नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
तो जैसे कि बताएं कि द रीजन अराउंड अ चार्ज, ये फिक्स्ड चार्ज रहता है, ये मतलब इधर उधर घूम नहीं सकता। द रीजन अराउंड अ चार्ज where another charge experienced a force that region is called इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि अगर ये कोई चार्ज है और इसके अराउंड ये फील्ड है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज है, ये फिक्स्ड जो हम चार्ज यहाँ बोले हैं ना, वही ये फिक्स्ड चार्ज है। और इसको यहाँ पे इसके आसपास लाते हैं तो देखते हैं कि इस पे एक फोर्स लगता है। वह फोर्स क्या होता है, वही सिंपली कूलम्ब फोर्स होता है, Fe के Q1 Q0 बटे जो भी डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा। यहाँ पे नोट करने वाली एक बात ये है, द टेस्ट चार्ज ओनली एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स, यानी कि केवल इसके ऊपर लगता है, वो ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता है, केवल इसके ऊपर ये वाला ही चार्ज लगाता है। ओनली एक्सपीरियंस्ड फोर्स बट इट डज नॉट ये जो है या इस पे फोर्स नहीं लगाता, इट डज नॉट एक्ट फोर्स ऑन फिक्स्ड चार्ज, यानी कि एक ऐसा चार्ज होता है जो केवल यही इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, ये इसके ऊपर नहीं लगाता है। ये क्या है, ये नोट है या इसको अजम्पशन में मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर इक्वेशन देखें तो सिंपली Fe बटे Q0 होता है इस डिफिनेशन के अनुसार। तो Fa का मान ये होता है, अगर यहाँ पे रख दें हम लोग तो K Q0 बटे R स्क्वायर बटे Q0। अगर ये डिस्टेंस जो है अगर R है तो Q0 से Q0 कट जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला ये आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ये आ जाता है इसके एक पॉइंट बिंदु के कारण। ये रहा बेसिक डिफिनेशन। और एडवांस में आगे बढ़ने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, देखेंगे कि अब जैसे डिस्क्रीट है, मतलब बहुत से चार्ज है अलग मतलब आगे पीछे सराउंडेड में, तो उसके कारण क्या होगा ये सब देखेंगे। तो देखें नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद क्या आता है हम लोग का। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड। या पहले इसका और इसके बारे में देखें, इसकी SI यूनिट क्या होता है। तो इसकी अगर यूनिट की बात करें तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम्ब। न्यूटन पर कूलम्ब सिंपली यहाँ से देख सकते हैं, फोर्स का मात्रक SI मात्रक न्यूटन और चार्ज का SI मात्रक कूलम्ब, यानी कि
न्यूटन पर कूलम, या अगर यहाँ से निकालना होगा तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सिंपली। और इसके डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो रहा यूनिट, और डायमेंशन की बात करें, कई बार एग्जाम में डायमेंशन भी पूछ देता है। तो डायमेंशन के लिए न्यूटन का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन मतलब एम, मास इंटू एक्सेलरेशन ml (10⁻⁻²) बटे के। अब कूलाम है, अब जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर होता है Q बटा के T, यानी कि ये कूलाम है, ये T है। तो अगर यहाँ से Q का अगर डायमेंशन देखें तो हम लोग का आता है एम्पियर टाइम, यानी कि ये एम्पियर है और यहाँ पे एम्पियर टाइम रख देंगे। तो इसको क्या हो जाएगा, ml (10⁻⁻³ A⁻), यानी कि इसका यहाँ पे देखिए T ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी -2 है, और इस पे 1 रहता है तो उस पे जाके माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो A⁻ आ जाएगा। तो हम लोग का समय हो चुका है, यानी कि अब हम लोग आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मतलब डिफरेंट बॉडी होती है, जैसे कि होलो स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, इनफाइनाइट लाइन हो गया, रॉड हो गया, और जो डिस्क होता है, रिंग होता है, आर्क होता है, उस सब के कारण किन किन जगहों पे कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन होता है, उन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।